नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। सिर्फ आज से नहीं, 20 साल से जब से नैब बना है, ये एक टूल है ऑपरेशन का और विक्टिमाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स का, यानी अपोजिशन को दबाने का एक आला है ताकि इक़्तिदार को तूल दिया जाए। इस अहम तरीन फैसले के बाद असूली तौर पे नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाज बाकी नहीं। नैब को ख़त्म किया जाना चाहिए। एहतसाब का नया कानून पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए और ऐसा अदारा बनाया जाए आज़ाद मुख्तार। इन लोगों ने जो जाके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हमारे साथ नैब ज्यादती कर रही है। भाई नैब ज्यादती तो आपने तो इसी नैब को आपने इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया इसको सियासी उसूल के लिए। आप ही थे जिसने इसकी कानून में तब्दीली होने में रुकावट डाले। पीपल्स पार्टी आप पीपल्स पार्टी को रास्ता देते रहे। तो आप ये कहते हैं कि अगर आप किसी गलत प्रोसिक्यूशन, बुरी प्रोसिक्यूशन की वजह से अगर आप अदालत से बरी हो गए तो इसका मतलब है कि आप फरिश्ता हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रेड जोन में खुशामदीद। मैं हूं फरीद काकड़। नाज़रीन, ख्वाजा बरादरान केस में कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया, एक तो बहुत सख्त रिमार्क्स नजर आए हैं सुप्रीम कोर्ट के नेब के हवाले से। मैं कुछ एक आध बयानात आपके सामने भी रखता हूं जिसमें लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि छोटे लोगों को मुंतखब और इनकी नशोनुमा करके एक अहम ओहदों पर बिठा दिया गया है। बदनुमा निजाम मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स हैं। इसके अलावा ये केस बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी, गैर कानूनी तौर पर आजादी सल्ब करने के लिए एक मिसाल है। मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती की कोशिशों को पूरी कुव्वत से दबाया गया। यह मफरूजा बहुत मजबूत है कि साहिब इख्तिदार नेब को अपनी मुखालफिन को दबाने और सियासी इंजीनियरिंग के लिए यूज करने का भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स है। तो बहुत सख्त रिमार्क्स आए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नेब के हवाले से। आज शाहिद खान अब्बासी और मुस्लिम लीग नून की दिगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि नेब का इदारा जो है अब खत्म कर देना चाहिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट के ये बयानात आए तब से नेब का जो इदारा है वो अपनी साख को बैठा है, तो इसलिए अब एक नया इदारा बनाना चाहिए एहतसाब के लिए। तो इन मामलों पर जब बात करेंगे, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। ताहिरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। वेलकम टू रेड जोन। जी जी। अच्छा ताहिरा साहिबा, आपने देखा कि आज जब कल ख्वाजा बरादरान का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो नेब के बारे में बहुत सख्त रिमार्क्स आए हैं। आज आपके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये इदारा खत्म कर देना चाहिए। तो क्या वाकई अब ये जरूरत है कि नेब के इदारे को खत्म हो जाना चाहिए? पहली बात ये कि नेब ने अब तक किया क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नेब का विलायत जाता है और जो भी सियासी मुखालफीन है तो सबूत मांगते हैं जब जजेस, तो वहाँ से नैब का वकील हो जाता है। सबूत इनके पास कुछ भी नहीं होता। लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, उनकी तशहीद की जाती है। आप किसी भी केस को उठा के देख लें, आज कितने अरसे से हमजा शहबाज साहब जेल में है, एक सिंगल सबूत भी उनके खिलाफ नैब का लॉयर जो है वो कोर्ट में पेश नहीं कर सका। तो यही कुछ शहबाज शरीफ साहब सबके साथ होता रहा, यही कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए होता रहा और यही कुछ ख्वाजा बरादरान के साथ होता रहा, ख्वाजा साहब रफीक, सलमान रफीक के साथ, शायद खान अब्बासी साहब के साथ। आप देख लें कि यही केस उनके साथ था कि नैब ने केस बना दिया और उसके बाद उनको नैब की कस्टडी में बंद कर दिया गया, फिर जेल में भेज दिया गया और उसके बाद उन्होंने जेल सबने राना सनाउल्लाह को देखी कि उनकी गाड़ी से बिला वजह हेरोइन बरामद करके। ये नैब तो सिर्फ एक विक्टिमाइज का दायरा बन चुका है। ऑपोजिशन में जितने लोग हैं उनको निशाना बनाते हैं और जैसे गवर्नमेंट में तमाम फरिश्ते बैठे हैं और वहाँ गवर्नमेंट की करप्शन उनको नजर नहीं आती। और ये जब कोई स्कैंडल किसी किस्म का हो, चाहे गंदम का हो, चाहे चीनी का हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं इसकी रिपोर्ट आ रही है, हम सब कुछ करेंगे और साथ ही तहफ़्फ़ुज़ दे के ATM जहांगीर तरीन को जहाज के जरिए लंदन रवाना कर दिया जाता है। तरीका तो ये है। और नैब एक कितना इस किस्म का सियासत में अदारा यूज हो रहा है कि इसकी अफादियत ही खत्म हो गई है। अब इसको खत्म करके एक नया इंतखाब का अदारा बनाना चाहिए और इसके अलावा भी बहुत से इंतखाब के अदारे हैं, लेकिन नैब एक ऐसा बदनाम अदारा हो चुका है
कि जिनके पास सबूत कोई नहीं, जिन्हें गवर्नमेंट जिस तरह चाहे वफादारियां तब्दील करने के लिए आप समझ लें कि सियासी पोलिटिकल पार्टीज के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए उन पर झूठे मुकदमात बनाते हैं, उनको बुलाया जाता है, और ये तरीकाकार बड़ा गलत है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए काजी सफाई का केस देख, किसी का भी केस देख लें, जितने भी लोग अंदर गए और फिर बाहर आए, सबसे बड़ी मिसाल ख्वाजा साहब रफीक साहब की है कि आप देखिए उन्होंने, उनके भाई सलमान ने कितनी लंबी कैद काटी, और उसके बाद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो सब कुछ मुल्क के लिए आजाद अदलिया का होना बहुत जरूरी। आपको याद होगा जब जदीद अजीम हो रही थी तो चर्चिल को लोगों ने आके कहा जी ये हम तबाह हो रहा है हमारा मुल्क, तो उन्होंने एक शख्स से पूछा आप ये बताएं, वो निकल गए अपनी गाड़ी में आम लोगों में, उन्होंने कहा जी क्या लोगों को अदालतों से इंसाफ मिल रहा है? तो एक शख्स ने कहा जी बिल्कुल मिल रहा है। तो उसने कहा फिर हमारा मुल्क तबाह नहीं होता। अगर लोगों को इंसाफ मिल रहा है तो फिर तबाह कैसे होंगे हम? जंगे आती है जाती रहती है। बिलाशुबा आजाद अदलिया जो है वो किसी भी मुल्क के लिए एक ऐसा अदारा है कि जो इंसाफ पर मबनी फैसले करता है, और जिससे व्यक्ति को अपने जरूर दिल आजारी होती है जब इंसान देखता है सबूत कोई नहीं है ये क्या हो रहा है। लेकिन नैब एक ऐसा अदारा बन चुका है जो सवाए लोगों को विक्टिमाइज करने के और कुछ नहीं। ठीक है तायरा साहब, आप ये कह रही है कि बिलाशुबा आजाद अदलिया तमाम इदारे आजाद होंगी तो ही मुल्क का निजाम बेहतर तरीके से चल सकेगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब पार्टियां हुकूमतों में होती हैं तब उनको नेब के कवानीन बुरे नहीं लगते, जब वो अपोजिशन में आ जाते हैं तब उनको कवानीन बुरे लगते हैं, तो क्या आप नहीं समझती कि तमाम जितनी भी सियासी पार्टियों सब ने इस बहती गंगा में हाथ धोया है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि MLN की गवर्नमेंट थी तो हमें नैब के कवानीन में तरमीम करनी चाहिए थी, और हम इसको एक ऐसा अदारा बनाते जिसमें किसी को विक्टिमाइज न किया जा सकता। हम इनके इख्तियारात को सिर्फ तौर पर इस तरह से एक किसी सांचे में डालते कि जो कोई भी आदमी चेयरमैन नैब लगता है वो अपने इख्तियारात से तजावुज न करे और सबूत के बगैर किसी भी शरीफ आदमी पर हाथ न डाला जा सकता। ठीक है, लेकिन जब आपके पास 2/3 अक्सरियत थी, कौमी असेंबली में आपके पास 2/3 अक्सरियत थी, आपके पास पावर थी, मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे, तब आप नेब की कवानीन में क्यों तरमीम नहीं कर सके? क्योंकि बहुत सारे आपके जो पार्टी लीडर्स हैं वो इसके ऊपर इसलिए तनकीद करते हैं क्योंकि मुशर्रफ साहब का बनाया हुआ कानून है नेब जो है, तो आप लोग जब हुकूमत में है तो तब आप क्यों नहीं इसमें तब्दीली ला सके, हालांकि 2/3 अक्सरियत आपके पास मौजूद थी? देखिए मैं आपको कसम बताऊं, जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो मसाइल में पाकिस्तान गिरा हुआ था। सबसे बड़ा मसला दहशत गर्दी का था। आपको खुद अंदाजा होगा कि उस वक्त कोई पाकिस्तान का सूबा, कोई शहर, कोई मुल्क का हिस्सा दहशत गर्दी से मुबर्रा नहीं था। दहशत गर्दी के बाद दूसरा बड़ा अहम मसला जो अवाम के सामने था वो लोड शेडिंग का था। ये ऐसे मसाइल थे कि हुकूमत इनको हल करने में लगी रही, और हमारा जो एक अहम काम था कि नैब की हम इस्लाह करते या नैब को हम खत्म करते या नैब को हम ठीक करते, वो हम कर न सके और हमारी गवर्नमेंट खत्म। ठीक है, अच्छा मैं इस चीज को अपनी कोताही को समझती, लेकिन गवर्नमेंट ने उस वक्त के जो बड़े बड़े मसाइल थे उनमें जो कोई बचता तो मुल्क चलाता, दहशत गर्दी, ना स्कूलों कोई स्कूल, ना कोई अदारा, ना कोई अदालत, ना कोई दफ्तर, ना कोई घर, ना कोई इलाका इस दहशत गर्दी की दर्द से नहीं बचा हुआ था, ना कोई सहाफी। इवन सहाफत में भी आप देखें कितने लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, उन धमाकों में कैसे शहीद किया गया और कैसे लोगों को किस तरह से पता किधर से आते हैं किधर से चले जाते हैं पता लगता था। ठीक है, अच्छा तायरा साहिबा जब हम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से ये पूछते हैं कि नेब आपके खिलाफ इल्जाम लगता है कि आप नेब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, आप अपोजिशन को दबाने के लिए यूज कर रहे हैं, तब वो कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, जो चेयरमैन नेब है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाया है। तो जब आप लोग जब ये अपॉइंटमेंट कर रहे थे तो क्या आप समझते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट दुरुस्त थी, और अब जो उनका इल्जाम है वो बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि चेयरमैन तो आपने लगाया है नेब का? भाई बात ये है, अभी केस नैब में जाता नहीं, इल्जामात होते हैं
तो असेंबली में हुकूमत के वज़रा कहते हैं इतने लोग नैब की जद में आ गए, इतने लोग अंदर जा रहे हैं, इतने लोगों पर केसेस बन रहे हैं और उनके नाम भी पुकारे जाते हैं हाउस के अंदर। तो क्या फिर नैब गैर जानिबदार अदारा है? नैब तो एक हुकूमत का जैली अदारा बन चुका है। वहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे लीक होती है, हुकूमत के लोगों तक कैसे जाती है? वो टॉक शोज में बैठ के कहते हैं कल ये होने वाला है, परसों वो पकड़ा जाएगा, परसों उसको अंदर कर दिया जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन कौन बताता है? नहीं, ये नैब अगर आजाद अदारा होता है तो इन लोगों तक इंफॉर्मेशन कैसे जाती और बगैर सबूत के ये किसी भी शख्स को कैसे पकड़ते? ये तो पहले शोर मचाते हैं असेंबली में, चोर चोर डाकू डाकू, उसके बाद पकड़ लेते हैं, सबूत कोई है नहीं, रेफरेंस बना के अंदर। नहीं ताहिरा साहब, वो तो वफाकी वज़रा तो जब आपके नाम लेते हैं, मतलब बहुत से दफा शेख रशीद साहब या बाकी जो मैं किसी का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, वो पुकारते हैं कि फला बंदा जो है वो पकड़ा जाएगा। वो तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ख्याल में आप लोगों के करतूत ही ऐसे हैं कि उनको आप लोगों को जो है वो पकड़ा जा सकता है। हम तो गुनाहगार हैं, जो इनके करतूत है वो क्या कर रहे हैं? खुसरो मुख्तार देख लें, जहांगीर तरीन देख लें, जिनका ATM कार्ड है, ये लोग फैसल वाला किसी को भी देख लें। ये जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जो दोहरी शहरियत रखते हैं, जिसपे खुद इमरान खान साहब एतराजात किया करते थे, वो आज इनके चोर डाकू दोहरी शहरियत के लोग काबीना में बैठे हैं, बगैर इलेक्शन लड़के बैठे हैं, वो वजीर बने हुए हैं, वो हाउस में आते हैं। जितने भी लोग हैं, जफर मिर्जा साहब को देखें, रजाक दाऊद को देखें, हफीज शेख को देखें, ये कहाँ से इलेक्शन लड़के आए हैं? जो लोग इलेक्टेड हैं, जो इनकी पार्टी के हैं, उन लोगों को ये मिनिस्टर लेके खींच लेते हैं। बजट इजलास हमारे अजहर से पढ़वाते हैं, बजट इजलास में बजट पूरा पिछले साल भी हमारे अजहर ने पढ़ा, इस साल भी पढ़ा, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है जी। ठीक है, अच्छा ठीक है ताहिरा साहब, आप इस बात पे तो एग्री हैं कि गवर्नमेंट है और अहमद मुल्क की मशीयत को तबाही और बर्बादी के बहाने मिला के खड़ा कर दिया है, और हम करेंगे क्या? ठीक है ताहिरा साहब, कर दी है रिटायरमेंट की। सरकारी मुलाजिम को इस साल बजट में कोई इंक्रीमेंट नहीं दी, वो बेचारे पूरा साल देखते हैं, खास तौर पे 1 ग्रेड से लेके 7 ग्रेड तक के जो छोटे ग्रेड के मुलाजिम ने उनको जी हमारी तनख्वाह बढ़ेगी। ठीक है ताहिरा साहब जी, आप इस बात पे तो मुतफिक हैं कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है 2 लाख तनख्वाह है, और उसके बाद उनकी जो रवायात है वो जो उनका है वो आ रहे हैं, तो 2 लाख तो ये 20,000 लेता है, वो बेचारा गुजारा कैसे करेगा? ठीक है, भी नहीं मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। ताहिरा साहब, आप ये तो समझती है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही निगाह से देखकर उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जो व्हाइट कॉलर क्राइम है वो आपके सामने है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पे इदारे इतने मजबूत हैं, वहां पे कोई स्पेसिफिक इदारा बनने की जरूरत नहीं है। तो आपके ख्याल में व्हाइट कॉलर क्राइम को पाकिस्तान में खत्म करने के लिए जो हमारी बहुत सारी जो पॉलिटिकल माफिया है वो शामिल है ऐसे करप्शन और बाकी केसेस में, कि वो जब सियासत से पहले उनके पास कुछ नहीं होता, जब सियासत में आते हैं तो उनके पास बहुत कुछ आ जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? कैसा ऐसे इदारा बनाना चाहिए ताकि वो बिल्कुल जो है वो गैर जानिबदार और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो बिल्कुल शफाफ तरीके से जारी रह सके? उसके लिए पहली तदबीर तो ये है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है, एहतसाब है, ये क्रॉस बोर्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट के लोगों का भी हो, अपोजिशन का तो हो ही रहा है, ठीक है, और फिर जिसके खिलाफ इनके पास सॉलिड सबूत हो उनके खिलाफ ये एक्शन लिया और उसको पकड़े। अब राना सनाउल्लाह साहब क्रॉस कर रहे हैं, उनकी पूरी वीडियो बनी हुई है, आपको पता है जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, उनका ना हेरोइन का बैग निकालते दिखा रहे हैं, थाने ले जाते हैं, ना हेरोइन दिखा रहे हैं, ना बैग निकालते दिखा रहे हैं, और इल्जाम उन पे लग गया जी ये हेरोइन जो है वहाँ 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 यहाँ वहाँ पूरी दुनिया में वो भेज रहे हैं। यार हद होती है, वो शख्स सिगरेट तक नहीं पीता जिसपे ये इल्जाम लगा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि हुकूमत इन ओछे कंधों पर उतर आई है कि लोगों की तवज्जो हम हटाएंगे, तवज्जो नहीं हटती। महंगाई अरूज पे है, आप देखिए ये हालात क्या हो गए हैं। 10 नवाज शरीफ साहब गए तो 3.5% महंगाई का था, आज देखिए 10.8% हो गया। कौन सी चीज ठीक है? अद्वियात तक तो हम ये कीमतें कंट्रोल नहीं कर सके। बार बार कहा जाता है हाँ तो खुदारा दवाइयों की कीमत तो ठीक है। इनके अपने वफाकी वजीर ने कहा कि जो टीका 50,000 का था, मुझे चेयरमैन NDMA ने लेके 5 लाख का वो टीका दिया। हद हो गई है। मतलब वो चीजें जो कोरोना के से पहले मास्क देख लें 10-10 रुपए के थे, आज किसी चौक से आप देखें जो डंडे के साथ लगा के बेच रहे हैं 30 रुपए, फिर 50 रुपए का मास्क हो गया।
देखिए ये वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट को आवाम की ताहिर साहब वो सब कुछ दुरुस्त है। आपके ख्याल में एक नया इदारा बनना चाहिए, आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि आपके दौर में नेब के कवानीन में तरमीम होनी चाहिए थी जो आप नहीं कर सके? बिल्कुल मैं समझती हूँ, लेकिन इश्यू और इतने गंभीर थे और इतने ज्यादा थे कि हमारी तवज्जो इस तक जाते जाते हमारी गवर्नमेंट खत्म हो। ठीक है जी, ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, मैं आपके इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने मुस्लिम से रब्ता किया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी ताहिरा औरंगजेब साहिबा की, जिनका कहना था कि हमारी दौरे हुकूमत में नेब कवानीन में तरमीम होनी चाहिए जो हम नहीं कर सके और हम अपनी गलती मान भी रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि वो नेब के कवानीन में तरमीम करे ताकि आने वाले दिनों में अकाउंटेबिलिटी की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से जारी रह सके। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे कि क्या नेब के जो असल मकासद थे, क्या नेब उन असल मकासद से हट चुकी है या आने वाले दिनों में नेब कानून का क्या मुस्तकबिल होता है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा इस पर गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस। JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। एक बहुत अच्छा इजाफा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में जो मीडिया की इंडस्ट्री है इसमें एक अच्छा रोल अदा करेंगे और हम आपको खुशामदीद करते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हम तो चाहते हैं मीडिया स्ट्रॉन्ग और ट्रू रिपोर्टिंग करे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको न्यू चैनल लॉन्च करने के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो सहाफ़त के जितने तकाज़े हैं, एथिक्स हैं, उनको पूरा रखेंगे और जितना जो अगर मीडिया पे किसी किस्म के जो प्रोपेगेंडाज होते हैं या गलत बयानियाँ होती हैं उनसे जो है आप गुरेज करेंगे और सच्चाई से जो है वो तमाम लोगों की आवाज़ बन के आगे बढ़ेंगे। लाइन पे जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नेब की कवानीन में क्या तब्दीली मुमकिन है, तब्दीली हो सकती है। नेब जिस मकसद के लिए बनाया गया था, क्या नेब उस मकसद से हट चुका है? ये जो सुप्रीम कोर्ट के बयानात हैं, इस तनाजुर में नेब को कैसे देखा जा सकता है, या जो वाइट कॉलर क्राइम है उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर DG नेब कर्नल रिटायर्ड शहजाद अनवर भट्टी साहब। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। वेलकम टू रेड जोन। जी बहुत मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भट्टी साहब, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, ये बताइए कि नेब, आप चूंकि नेब के जो स्टार्टिंग जब नेब बना था उस वक्त से आप DG नेब भी रहे हैं, आप इदारे के में रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, बहुत सारी चीजों को आपने करीब से देखा। मैं जरा जानना चाहता हूं कि क्या नेब जिस मकसद के लिए बनाया गया था, क्या नेब आज वो किरदार अदा कर रहा है? क्या नेब वो उसी मकसद को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है, या आपके ख्याल में नेब अपने मकासद से हट चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो नैब के इन्वेस्टिगेटर्स हैं या नैब अदारा है वो अब आज 20 साल की मैच्योरिटी इख्तियार कर चुका है। आपको पता ही है कि 99 बिल्कुल एंड ऑफ द 99 के ऊपर ये अदारा मारज़ वजूद में आया था और आज 20 साल इसको हो गए हैं जी। आज इसकी SOPs जो हैं वो तकरीबन मैच्योर हो चुकी हैं, प्रोसीजर्स इसके मैच्योर हो चुके हैं, इसके जो इन्वेस्टिगेटर सीनियर जो बन चुके हैं, जो सुपरवाइजरी स्टेज में हैं, उनकी अपनी सर्विस 20-20 साल के करीब हो चुकी है।
तो पहली बात तो यह है कि अदारा मैच्योर हो चुका है और अदारा उसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस को फॉलो कर रहा है जो 99 में बनाया गया था और मुख्तलिफ उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होती रही थी। अभी मैं चलता हूँ बिल्कुल रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसके अंदर ये हुकूमत को कहा गया था कि जी 120 कोर्ट और बनाएं, जी एहतसाब अदालतें और बन जाए, जी एहतसाब अदालतें और बनाई जाएं, 120 कोर्ट बनाए जाएं, उसमें जज लगाए जाएं और इमीडिएटली जो 25 कोर्ट हैं उसके अंदर भी आपको शायद इल्म होगा कि 4-5 कोर्ट खाली पड़े हुए हैं, तो उसके अंदर भी जज पोस्ट किए जाएं। अब इसकी वजह ये थी कि नैब ने इस वक्त तकरीबन 1250 के करीब रेफरेंसेस फाइल किए हुए हैं जो कि कोई 1000 बिलियन रुपए के करीब बराबर के वो उनकी मालियत के केसेस हैं और उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा क्योंकि फर्द जुर्म आयद नहीं हो पाती है कि कोर्टों के पास, एक कोर्ट के पास 50 केसेस हैं और उनको टाइम नहीं मिलता। अच्छा, अब आपके बेसिक सवाल की तरफ आता हूं कि क्या नैब अपने एम से हट तो नहीं गई? तो एम क्या था? दो एम अगर आप नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस को पढ़ें तो उसके अंदर आपको दो चीजें नजर आएंगी बहुत क्लियरली। एक तो मुल्क से करप्शन का खात्मा और दूसरा वो पैसे की रिकवरी जो करप्शन से मुल्क से चला गया या लोगों के पेटों में चला गया या लोगों ने हजम कर दिया गवर्नमेंट एक्सचेकर का पैसा। अब ये दो एम थे उस वक्त भी और आज भी नैब के यही दो एम हैं। सिर्फ होता क्या है कि इसके पीछे पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ जिसका नैरेटिव ही इंसाफ था, इंसाफ उनका नाम ही उसका इंसाफ था और एहतसाब का उनका नारा था, नैरेटिव उनका एहतसाब था। होना तो ये चाहिए था कि आज 2 साल हो गए, उन्होंने क्या नैब के अंदर क्या इंप्रूवमेंट की, क्या नैब की कैपेसिटी को बढ़ाया, क्या उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को तादाद को ज्यादा किया, जजेस की कमी को पूरा किया या कोई ऐसी अमेंडमेंट लेके आए जो कि नैब को कंट्रोवर्शियल करती है उसको खत्म करने में कोई किरदार अदा किया। तो अभी तक तो वो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई, बजाय इसके हुआ ये है कि उनके मिनिस्टर्स ने इस तरह के बयान दिए हैं बाज़-औक़ात कि जो नैब की कंट्रोवर्सी में ज्यादा इजाफा करते गए कि जैसे कई मिनिस्टर्स ने ये बयान दिए कि जी जनाब कल ये हो जाएगा, नैब 50 बंदों को पकड़ लेगी। तो उनको कैसे पता चल जाता है? भट्टी साहब आप तो इदारे में रहे, उनको कैसे पता चल जाता है? क्या नैब के अंदर बताया जाता है या क्या प्रोसीजर है इस चीज का? आपके सामने है कि क्या नैब ने उनके कहने के मुताबिक 50 बंदे पकड़े या उनके मुताबिक कहने के मुताबिक किसी मिनिस्टर के कहने के मुताबिक कि जी आंधी चल पड़ेगी और सफाई हो जाएंगे, तो कैसा हुआ? असल चीज ये है कि ये लोग एक नैब बंदा पकड़ती है, कोई अगर कोई पॉलिटिशियन का केस मैच्योर होता है तो ये मेरा ख्याल है इमेच्योरिटी है इन वज़रा की कि जो इस तरह के बयान दे के कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। क्योंकि आपके जहन में जो सवाल आया है, आम आदमी के जहन में भी यही सवाल आता है कि क्या नैब उनको बता रही है या वो नैब को डिक्टेट कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें नैब को कंट्रोवर्शियल करती हैं जो नैब की कारकर्दगी पर असरअंदाज होती हैं। ठीक है, अच्छा भट्टी साहब ये बताइए, कथा कलामी के लिए माजरत, जी ये बताइए कि लग गया रहा है जहां भी नैब के केस जब कोर्ट्स में आते हैं लग गया रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो कमजोर है, जो केस बनाया जाता है वो बहुत कमजोर होता है और ये जो अदालत की जानिब से जो बयानात हैं वो मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं आगे जाकर। तो ये बताइए कि क्या नैब जो डेटा कलेक्ट करती है या जो डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर है आपके ख्याल में वो दुरुस्त है? अच्छा, ये आपने मेरा ख्याल है जो सारी बातों का लब्बे लबाब है वो सवाल आपने कर दिया है। जी देखिए, एक इन्वेस्टिगेटर जो कि नैब का हिस्सा है वो एक जूनियर ऑफिसर के तौर पर स्टार्ट लेता है नैब में और उसको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उसको कोर्सेज कराए जाते हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उसको मुल्क से बाहर जो एकेडमीज हैं जो अच्छी दुनिया में एंटी करप्शन एकेडमी है मेरिट के ऊपर, उनको वहां भेजा जाता है, वो वहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं। बाहर से ट्रेनर को बुलाया जाता है, वो भी ट्रेन करते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेटर जो है वो आज मॉडर्न टेक्निक के ऊपर भी बड़ी दस्तरस रखता है और वो बड़ी सही जानशहानी से काम करता है, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम एक ऐसा क्राइम नहीं है कि गोली मिल गई, वेपन मिल गया तो पता लग गया, दोनों को मैच किया तो पता लग गया जी कत्ल इसी वेपन से हुआ है। आज ये ऐसा नहीं है। उसकी मनी ट्रेल बनाना और उसको लूप में डालते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम वाले इंटेलिजेंस लोग जो हैं, तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अब जब ये वो इन्वेस्टिगेटर एक केस को तैयार कर लेता है तो कोर्ट में ले जाके उसको प्रेजेंट करना प्रोसिक्यूटर का काम होता है। और यहां आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई।
सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा कहा और मेरा ख्याल है कि नैब ने कई दफा देख लिया है कि जी उसको आला अदालतों से झिड़कियां इसलिए पड़ी हैं कि वो प्रोसिक्यूटर वो चीजों को हाईलाइट नहीं कर सका जो करप्शन की तरफ लीड कर रही होती हैं। देखिए 450-500 सफ़े का जो केस है, ये प्रोसिक्यूटर का काम होता है कि वो कोर्ट को असिस्ट करता है उन चीजों तक पहुंचने में कि जी करप्शन कहाँ हुई है, इसका क्या था और इसकी सबूत क्या है। अगर वो दिखाएगा ही नहीं कोर्ट को तो कोर्ट को कैसे इल्हाम होगा। तो ये प्रोसिक्यूशन की कमजोरी जो है मेरा ख्याल है कि अब नहीं तो भट्टी साहब इस हुकूमत ने तो स्पेशल असिस्टेंट रखे, एडवाइजर रखे अकाउंटेबिलिटी के लिए। शहजाद अकबर साहब हैं, वो हम देखते हैं डेली बेसिस पे कागजात जो है वो लेकर आते हैं, लेकिन जब नेब केस अदालत में जाती है तो वहां पे कुछ नहीं होता। यही हुआ है। मैं आपको जरा 2-3 बयानात भी सुना देता हूं सुप्रीम कोर्ट के जो नेब के हवाले से कहे गए और बड़े सख्त बयानात है। इसमें कहा गया कि नेब वफादानियां तब्दील कराने, सियासी जमातों को तोड़ने, मुखालफिन को बाजू मरोड़ने, उन्हें सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब इसमें जो बात लिखी गई है तकरीबन अक्सरियत में ये लिखी गई है कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसके लिए यूज हो रही है नेब। तो क्या नेब के ऊपर जो पॉलिटिकल पावर्स है उनकी असर रसूख होती है, जो आप जहां तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है? देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने तकरीबन 15 साल गुजारे नैब की इंसेप्शन से लेकर तकरीबन 2015 जनवरी तक। अब बात यह है कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि अपनी हद तक मैंने मुख्तलिफ जगहों पे डीजी ऑपरेशन रहा, मैं डीजी नैब पेशावर रहा, डीजी नैब पिंडी रहा और फिर मैं डायरेक्टर भी रहा वहाँ, एडिशनल डायरेक्टर भी रहा नैब के अंदर। तो मैं बड़ा ऑथेंटिकेटेडली कह सकता हूं कि मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि जी इसका केस बंद कर दो या इसका केस इसको पकड़ के इसका केस बनाओ। तो यानी दोनों चीजें कि विक्टिमाइजेशन या फेवरेटिज्म नैब में कहा नहीं जाता। अगर कोई करता है बाहर बैठ के नैब के नाम को इस्तेमाल करता है तो उसमें नैब उस चीज की जिम्मेदार नहीं है। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल आपसे अग्री करता हूं कि इस वक्त नैब पे इसलिए इल्जाम लग रहे हैं कि नैब के जो चेयरमैन हैं वो खुद एक आला अदालत के जज रहे हैं और हत्ता के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं। अब एक केस अगर उनके सामने लाया जाता है साइन करने के लिए तो मेरा ख्याल है एक साबिक जज होने की हैसियत से वो ये बिल्कुल उसको पढ़ के अंदाजा कर सकते हैं कि ये केस कोर्ट के अंदर स्टैंड करेगा या नहीं करेगा। तो अगर वो भी इस केस को नहीं जज कर रहे और फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फिर वाकई ही कोई ना कोई गड़बड़ है। क्योंकि देखिए प्रोसिक्यूटर जनरल एक नैब को दिया गया होता है और अगर असफान यार वाली केस में पढ़े तो उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल होगा उसकी सीनियरिटी क्या होगी, उसकी रिम्यूनरेशन क्या होंगी, उसके प्रिविलेजेस क्या होंगे, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। तो इतना सीनियर ऑफिसर होता है जो कि चेयरमैन को एडवाइज करता है कि केस जो है वो क्या स्टैंड करेगा कोर्ट की रिगर्स को। तो अगर ये सारा कुछ चेयरमैन को अवेलेबल है और फिर भी केस ऐसा कोर्ट में जा रहा है जिसके ऊपर कोर्ट ये बयान दे रहा है कि जी नैब जो है ये मुख्तलिफ इस चीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है और शायद इंसानी हकूक जो है वो पामाल किए जा रहे हैं। भट्टी साहब वो बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, बहुत सिंपल से सवाल मैं आपसे पूछता हूं। जब से ये लोग, अगर हम अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे देखें, सियासत में आने से पहले वो गरीब होते हैं, सियासत में आकर वो अमीर तरीन बन जाते हैं, उनके पैसे बाहर होते हैं, बाहर बड़े बड़े मुल्कों में उनके प्लॉट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन ये डर तो अब तक खत्म, अगर नेब का डर होता तो ये सब कुछ तो खत्म हो चुका होता। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नेब ठीक से उन लोगों को पकड़ नहीं रहा, नेब दुरुस्त तरीके से उन लोगों की को जो है वो खींचातानी नहीं कर रहा, तो इसी वजह से करप्शन बढ़ रही है। आपके ख्याल में नेब की जो ओवरऑल कारकर्दगी है, जब से मैं आपकी इस बात से नहीं करता। आप मुख्तलिफ सर्वे पढ़ लीजिए, पिल्डेट का सर्वे पढ़ लीजिए या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पढ़ लीजिए। पाकिस्तान के जो करप्शन इंडेक्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और अगर आप इसकी नैब की पुरानी 20 साल की रिपोर्टें पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि नैब ने कितनी रिकवरी की है। कुछ 450 बिलियन या 450 से भी ज्यादा बिलियन रिकवर करके गवर्नमेंट एक्सचेकर में और मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। असल प्रॉब्लम यह है कि मैंने आपको पहले बताया कि जी अगर 1250 केस पेंडिंग पड़ा हुआ है अदालतों के अंदर और अदालतें सिर्फ 25 हैं, हर अदालत के ऊपर 50-52 केस हैं, तो वो फैसला नहीं कर पाती और ये हजारों बिलियन रुपीस के केसेस हैं। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी 120 अदालतें बनाए, गवर्नमेंट फौरन बनाए और पोस्ट करें बंदों को भी जो कम हैं जजेस। तो अगर ये ऐसा हो जाए, इमीडिएटली फैसला हो, 30 दिन के अंदर अंदर लोगों को नजर आए सामने फैसला होता हुआ
जब एक केस जो है लिंगर ऑन होगा 10 साल, तो वो तो अपनी मौत खुद मर जाएगा, एविडेंस उसकी खत्म हो जाएगी, फिजिकल एविडेंस या तो वो बेचारा खुद मर जाएगा, कोई फिटनेस अगर होगा, या उसको मार दिया जाएगा, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसको ज़ाया कर दिया जाएगा। तो इतने लंबे केस प्रोलॉन्ग होंगे। अब आपको देखिए, आपके सामने मुख्तलिफ केसेस हैं, पिछले 10 साल से चल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर, ट्रायल कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं। तो ये अगर फैसले जो कि लिखा हुआ है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में कि कोर्ट जो है 30 दिन के अंदर फैसला करेगा, और ये मैं आपको क्लियर करूं कि ये फैक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोर्ट थोड़े हैं, 50-50 केसेज हैं उनके ऊपर, और फर्द जुर्म आयद होने में आप देखिए क्या क्या हर्डल्स होती हैं कि जी मुल्जिम जो हाजिर ही नहीं होते, और कई कई तजीहें बनाते हैं उनके वकला, और जब बिल्कुल एंड पे होता है, तो अभी आपके सामने पिछले दिन हुआ है कि एक वकील ने एक लेटर लिख दिया कि जी नैब तो ये केस करने की ऑथराइज नहीं थी। तो जज ने जब ये सवाल किया कि आप 1 साल बाद आज ये लेटर लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमें तो बड़ा माइन्यूटली पढ़ना होता है, तो हमें 1 साल लगा इस रेफरेंस को पढ़ने में, समझने में, और इसलिए हमने आज ये केस अदालत में ये लेटर डाला। इस तरह की ठीक है, इसी इदारे को, ये जो नेब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इसके अंदर आपके ख्याल में क्या क्या चीजें ऐड की जाए तो ये इदारा एक बेहतरीन इदारा मजीद भी बन सकता है? हाँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। देखिए, कंट्रोवर्सी सबसे पहली जनरेट होती है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन से, क्योंकि नैब क्या है, चेयरमैन, सारी पावर चेयरमैन के से जनरेट होती है। वो डेलीगेट करे किसी को ना करे, और आपको ये इल्म होना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है उसका केस सवाई चेयरमैन के और कोई साइन ही नहीं कर सकता। रेफरेंस चेयरमैन साइन करता है, इन्वेस्टिगेशन चेयरमैन ऑथराइज करता है, इंक्वायरी चेयरमैन ऑथराइज करता है। अब अगर चेयरमैन जो है वो एब्सोल्युटली नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। आज जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट का तरीका है वो कंट्रोवर्शियल है कि जी अपोजिशन का लीडर और लीडर ऑफ द हाउस दोनों मीनिंगफुल कंसल्टेशन से एक बनाएंगे। अगर वो दोनों मिल जाए तो अपना लगा लेंगे, अगर वो दोनों ना मिले तो नैब को चेयरमैन ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। दूसरी बात, आपने चेयरमैन को अरेस्ट करने के जो दिए हैं इख्तियारात, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे दी है, जिसको चाहे जिस मर्जी स्टेज पे कर ले। होना ये चाहिए कि आप इसको बिल्कुल क्लियर मेंशन करें किस स्टेज पे, कब, कैसे बंदे को अरेस्ट किया जाएगा, और किसी के साथ उस डिफरेंशिएशन नहीं होनी चाहिए कि जी कौन बंदा जो है वो अरेस्ट होगा और कौन नहीं होगा। अगर होंगे तो सब होंगे, नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो पगड़ी उछालने का कई दफा कोर्ट्स ने कहा है कि आप पगड़ी उछालते हैं, देखिए इंक्वायरी स्टेज तक किसी को पता नहीं होना चाहिए कि किसी की इंक्वायरी चल रही है, जबकि हमारे यहाँ ये हो रहा है इस वक्त नैब के अंदर कि अगर कंप्लेंट वेरिफिकेशन भी हो रही है तो उसको भी मीडिया में दे देते हैं, और बाद में पता चला कि कंप्लेंट जो थी वो जाली थी या फाल्स थी या किसी ने पर्सनल एनिमिटी के ऊपर डाली थी, तो वो बंदे की पगड़ी तो उछल गई, आपने मीडिया में तो उछाल दिया। तो इसलिए इंक्वायरी स्टेज तक पक्की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि किसी किस्म की कोई खबर मीडिया में नहीं दी जाएगी जब तक कंफर्म ना हो जाए और ऑथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। ये भी आपको बताता चलूं कि ऑथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब ऐसे ही है जैसे कि FIR कट जाती है पुलिस के अंदर, वो मतलब चालान कट जाता है। तो यहाँ जब इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हो जाएगी तो फिर वो आप पब्लिक को बता दें कि जी हाँ ये बंदे के खिलाफ हमारे पास इतना मवाद मौजूद है। एक्सक्यूज मी। तो ये तीन चार चीजें जो है ये तो बहुत ही भट्टी साहब, एक और आपके ख्याल में इसमें गुंजाइश नहीं है कि हमारे आप देखें पहले पकड़ा जाता है बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, पहले इन्वेस्टिगेशन और बाद में पकड़ा जाए, आपके ख्याल में ये जरा बेहतर नहीं होगा? मैंने पहले अर्जी ये की है कि आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस स्टेज पे पकड़ना है, डिस्क्रिप्शन मत छोड़ें। अब आप अगर मैं आपको कानून पढ़ के बताऊं तो जिस वक्त केस स्टार्ट होता है तो चेयरमैन के पास ये ऑथराइजेशन है कि वो अगर समझता है कि जनाब ये, क्योंकि उसको ये बताया गया है, उसके पार के अंदर ये लिखा है कि अगर चेयरमैन ये समझे कि ये केस पे शख्स असरअंदाज होगा, इन्फ्लुएंस करेगा, भाग जाएगा, तो इसको पकड़ लिया जाए। अब चाहे केस किसी भी स्टेज पे हो आप उसको पकड़ लेते हैं, और एक शख्स जो कि नहीं आप कह रहे हैं आपके बकौल वो असरअंदाज नहीं हो रहा है इसलिए हमने इसको नहीं पकड़ा था, तो वो तो फ्री फिर रहा है, अदालत में हाजिर हो रहा है। और एक बंदा जो है वो केस के शुरू होने से पकड़ लिया और आप 1 साल तो केस ही मुकम्मल नहीं कर रहे, रेफरेंस ही फाइल नहीं हो रहा, तो उसकी क्या बेचारे की गलती थी। तो इसलिए इसके अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। और वैसे तो ये एक मैं आपको बता रहा हूं कि नैब अपने अर्ली
8-10 साल में कभी भी बंदे को बगैर सबूत के नहीं पकड़ती थी। पकड़ती तब थी जबकि 100% उसके खिलाफ एविडेंस नैब के पास कलेक्ट हो चुकी होती थी, चाहे वो सीक्रेटली होती थी, लेकिन जब तक कलेक्ट हो चुकी थी तब पकड़ा जाता था। तो ये मेरा ख्याल है डिस्क्रिशन अगर इसको खत्म कर दिया जाएगा तो किसी को राज ही नहीं होगा। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह कहा गया कि नेब को खत्म कर देना चाहिए। मैं पहले आपको सुनाता भी हूँ प्रोड्यूसर साहब, अगर वो आप चला सकें जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, अगर आप चला दें प्लीज एक दफा। नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को खत्म करें। सिर्फ आज से नहीं, 20 साल से जब से नैब बना है, ये एक टूल है ऑपरेशन का और विक्टिमाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का, यानी अपोजिशन को दबाने का एक आला है ताकि इक़्तिदार को तूल दिया जाए। इस अहम तरीन फैसले के बाद असूली तौर पे नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाज बाकी नहीं। नैब को खत्म किया जाना चाहिए। एहतसाब का नया कानून, पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए और ऐसा अदारा बनाया जाए। जी प्रोड्यूसर आप इसको बस कट कर दें। जी भट्टी साहब, आपने सुना कि शाहिद खान अब्बासी साहब की जानिब से साद रफीक साहब जो खुद ये इस केस में कल सुप्रीम कोर्ट के बाद जो फैसला है, ख्वाजा बरादरान का ये फैसला था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी हैं, वो कह रहे हैं ये इदारा खत्म होना चाहिए। क्या ये इदारा आपके ख्याल में खत्म होना चाहिए या कोई नया इदारा हम बना सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी को प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी एक क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए। मैं आपको ले जाता हूं तकरीबन 12 साल पीछे, जिस दिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आई थी और गिलानी साहब शायद 29 मार्च थी या 30 मार्च थी, मुझे इतने से बाद याद नहीं है डेट एग्जैक्ट, जिस दिन उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ऐलान किया कि आज से नैब खत्म। तो वो दिन और ये दिन 12 साल गुजर गए हैं। हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब भी आती है वो यही चाहती है कि नैब खत्म हो जाए। अब नैब को खत्म करने की जितनी ज्यादा बात होगी, मैं समझता हूँ इतना, इसका मतलब यह है कि नैब उतनी इफेक्टिव है। कोई मुझे ये बताइए कि जो नेक आदमी है को वो भी बोल रहा है कि नैब बंद कर दी जाए। ये वही लोग बोल रहे हैं जो नैब के हाथ आए होते हैं, नैब जिनके ऊपर अपना हाथ डाल रही होती है, वही लोग बार बार ये कह रहे होते हैं नैब बंद कर दी जाए। एक चीज याद रखिए, बंदे का छूट जाना इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो चोर नहीं था, इनोसेंट था। जी जी, ये वजह भी हो सकती है कि नैब के प्रोसिक्यूटर की गलती, इन्वेस्टिगेशन आज इन्फॉर्मेशन की गलती। भट्टी साहब आपको बताता चलो, आज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी ये कहा कि ये प्रोसिक्यूशन अगर की कमजोरी है या उनकी गलती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप चोर या डाकू नहीं है। मैं आपकी बात नहीं समझ पाया जी भट्टी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है शिबली फराज साहब, उन्होंने भी यही कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है या गलती है, इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप कोई केस जीत गए, आपको केस में कोई फायदा मिला है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप चोर या डाकू नहीं है। देखिए शिबली फराज साहब ने ये बात तो आज कही है। हम अदारे के अंदर बैठ के ये बात हमेशा करते हैं कि जब भी कोई केस हम हारते हैं तो पहले ये तरीकाकार होता था कि सब मिलके बैठते थे और हम उसकी पूरा कैथारसिस करते थे कि ये क्यों हारे हैं ये केस हम अदालत के अंदर, क्या वजह हुई है, क्या प्रोसिक्यूटर से क्या गलती हुई है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से क्या गलती हुई है। क्योंकि हम तब तक किसी शख्स पे हाथ नहीं डालते जब तक 100% श्योर नहीं होते कि ये वाकई करप्शन का केस है। देखिए ये नैब के अंदर ये हम अपने, क्योंकि मैं खुद उस स्टेज पे रहा हूं जहां हम लोगों को ट्रेंड करते थे कि उनको सबसे पहले ये सिखाया जाता था, जो इस्लामी तालीम के मुताबिक है, कि एक जो भी आपने इनोसेंट शख्स को पकड़ लिया तो समझिए कि आपने इंसानियत का सत्यानाश मार दिया। 10 मुजरिम छूट जाए खैर है, मगर एक इनोसेंट शख्स का पकड़ा जाना जो है ना वो बिल्कुल गलत है। तो हम इस चीज के ऊपर जब लोगों को ट्रेंड कर रहे होते हैं तो फिर ये बात जब हो जाती है कि कोई शख्स छूट जाता है तो डेफिनेटली इन हाउस पूरा इसके ऊपर किया जाता है इन्वेस्टिगेट कि क्यों ऐसा हुआ है और उसके ऊपर उसका सद्देबाब भी किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि नैब अब भी ये कर रही होगी, बेशक मैं वहां बाहर बैठा हुआ हूं, लेकिन ये हो नहीं सकता। जब भी नैब को झिड़कियां पड़ती हैं, नैब को तंबीह होती है, तो आप यकीन कीजिए ये ट्रेवल करता है सीनियर मोस्ट ऑफिसर से लेकर जूनियर मोस्ट ऑफिसर तक, क्योंकि वो सबको सदमा पहुंचता है कि उन्होंने दिन रात की मेहनत की होती है।
तो इस मेहनत का सिला अगर उनको झटकियों की सूरत में मिलता है तो वो जरूर देखते हैं कि कहाँ हमसे गलती हुई है। ठीक है। अच्छा बेटी साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। हमने देखा कि अक्सर जो सियासी लोग हैं उनको तो पकड़ा जाता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर जब हाथ डाला जाता है तो निजाम रुक जाता है। पॉलिटिकल जो आपके पास पार्टी में इत्यादि होता है, अगर उनके पास हाथ डलता है तो आपका निजाम रुक जाता है, आपको गिराने की कोशिश की जाती है। अगर आप अपनी पार्टी के किसी बंदे के ऊपर अगर कोई नए आकर हाथ डालती है तो फिर पॉलिटिकल निजाम रुक जाता है। आपके ख्याल में कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि निजाम ना रुके लेकिन अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो जारी रहे? मेरा ख्याल है कि मैं पहले दो चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगा। पहले तो याद रखिए कि जो पॉलिटिशियंस के केसेस हैं, मैं पॉलिटिकल केसेस नहीं करती। पॉलिटिकल केसेस तो होते हैं कि शायद कोई सियासी केस बना दिया। नो, पॉलिटिशियंस की करप्शन के जो केसेस हैं, अगर उनकी परसेंटेज देखी जाए तो वो शायद पॉइंट कुछ परसेंटेज होगी, जबकि मैक्सिमम केसेस ब्यूरोक्रेसी के होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि इवन पॉलिटिशियन को भी गवर्नमेंट ऑफिसर की मदद के बगैर करप्शन नहीं हो सकती। वो जो जिसको आप कहते हैं पानी का जो टैप है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, क्योंकि चेक साइन करने की अथॉरिटी जो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के पास होती है और वो ग्रेड 22 ऑफिसर होता है। वो चेक साइन कर सकता है, तो डायरेक्ट पैसे कहीं गवर्नमेंट स्टेकर से निकल ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो करप्शन होती है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की होती है। अब रही बात, आपने कहा कि अरेस्ट होने की, असल में आपको अरेस्ट नजर आ जाते हैं ज्यादा, क्योंकि पॉलिटिशियन होते हैं, जब वो अरेस्ट होता है तो बहुत शोर मचता है, सब दुनिया देखती है। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट अगर अरेस्ट होता है, कोई सेक्रेटरी अरेस्ट होता है, आपको अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे याद है बहुत ज्यादा लोग, हमने बहुत सीनियर ग्रेड ऑफिसर जो थे उनको अरेस्ट किया और उनके खिलाफ केसेस अभी भी चल रहे हैं और रिकवरीज भी हुई हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटी साहब, बिल्कुल आखिरी मुझे आपने कमेंट बताने, आपके ख्याल में जो ये बार बार जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मैं उसमें बिल्कुल आपसे दोबारा एक दफा लास्ट कमेंट चाहता हूं। आपके ख्याल में किसी और इदारे की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, नेब जो है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है? देखिए, ये तो कभी भी नहीं कोई कह सकता कि नैब बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। देखिए, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है, ठीक है, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर भी इंप्रूवमेंट की जरूरत हर वक्त रहेगी और उसको इंप्रूव होना चाहिए। लेकिन नैब के अदारे को भी मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये चाहिए कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उसकी रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश की जाए, ताकि करप्शन का जो वॉल्यूम है, जो मैग्नीट्यूड है, उसके साथ नैब जो है वो निपट सके। ठीक है, और नया इदारा बनाने की जरूरत आपके ख्याल में बिल्कुल भी नहीं है? देखिए, अदारे इस तरह रोज नहीं बनते कि आप एक दिन अदारा बना दें। ये अदारा अब 20 साल पुराना हो चुका है और आप माने या ना माने, पूरी दुनिया में नैब को माना जाता है। आप यूएन कैग के जाके किसी से पूछिए तो वो हैरान होते हैं कि नैब इतनी रिकवरी किस तरह कर लेती है। आज तक 450 बिलियन इतनी थोड़ी रिसोर्सेज के साथ रिकवर करते हैं। आप नैब का बजट देखिए और नैब की रिकवरीज देखिए तो आपको पता चलेगा कि टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है वो नैब वो बजट है। ठीक है जी, बड़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरे का। मैं आपके इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी, फॉर्मर डीजी नैब हैं भट्टी साहब की। उन्होंने कहा कि बेहतर की गुंजाइश हर जगह होती है, लेकिन नैब जो उनके फंड्स हैं या कम रिसोर्सेज में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हर जगह मौजूद होती है। गवर्नमेंट की चाहिए कि वो नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग में इजाफा करे, ताकि आने वाले दिनों में नैब जो है वो जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो ये मजबूत लोग हैं, जो ये ताकतवर लोग हैं, उनके खिलाफ मौसर तरीके से कार्रवाई कर सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में